धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक देसी सी कहावत है, आप लोगों ने खूब सुनी होगी कि जिसको जहां तक का नजर आता है वो वहीं तक की बात करता है, उससे आगे की बात वो नहीं कर सकता है। तो इसे दर्शक के तौर पर अपने ऊपर चरितार्थ करके देखिएगा। आपके पास जितनी जानकारियां, जितनी सूचनाएं आती है, उसी के आधार पर आप बात करते हैं। रात दिन नरेंद्र मोदी सरकार दावा करती रहती है कि हमारी किसी भी सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मीडिया आपके सामने वो बयानों को रखता रहता है, आप उन्हीं बयानों के आधार पर अपनी धारणा, नैरेटिव बनाते रहते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छी सरकार है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। लेकिन जब आप सर्च करेंगे और ढूंढेंगे तो आपको इतने कारनामे मिल जाएंगे कि आप हैरत में पड़ जाएंगे कि मीडिया असल में कर क्या रहा है, ये खबरें कहां छुपी हुई हैं। कांग्रेस ने कल अपने दिल्ली हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए दिल्ली हेडक्वार्टर में की क्योंकि असम में मुद्दा उठ नहीं पा रहा है। वहां का मीडिया वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के दबाव में या डर के चलते इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। हेमंत बिस्वा के बेटे हैं नंदिल विश्व शर्मा, उन पर आरोप लगा है 18 एकड़ जमीन कब्जाने का। जी हां, उन्होंने 18 एकड़ जमीन कब्जा ली है। और जमीन कब्जाने के लिए जो पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया है वो कुछ इस प्रकार है कि 2008-2009 में कंपनी बनाई जाती है। कंपनी में जो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी है उनको एक हिस्सेदारी दी जाती है। बाद में जब जमीनें उस कंपनी के नाम आ जाती हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी उस कंपनी को छोड़ देती है। बाद में जब 2016 और 17 के आसपास सत्ता काबिज हो जाती है बीजेपी की, तो उस कंपनी में एंट्री करा दी जाती है सासू माँ की, जो हेमंत बिस्वा शर्मा की सासू माँ हैं। और अब हेमंत बिस्वा शर्मा की सासू माँ ने वो तमाम प्रॉपर्टी जो है अपने देवते को, नाती को दान कर दी है या गिफ्ट स्वरूप दे दिया। यानी कि घूम फिर के वो पूरा का पूरा जमीन का 18 एकड़ का भ्रष्टाचार जो है इनके घर में आ चुका है। इस मामले को लेकर जितेंद्र सिंह और प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने विस्तार से जानकारी दी है, आप सुन सकते हैं उनकी ज़बानी। पर यह जरूर सोचिएगा कि इस खबर को मीडिया ने आपको क्यों नहीं दिखाया है। आसाम के अंदर मैं हाल ही में आसाम में था और वहाँ सिर्फ जमीन ही नहीं, उसके साथ साथ एक पूरा अंडरग्राउंड चल रहा है, एक माफिया राज चल रहा है। हाल ही के अंदर मेघालय से जो कोयला जो आता है आसाम के अंदर, जो आता है आसाम के इलाके से जो गुजरता है, उसके ऊपर भी एक रेट बना रखी है। 40,000 रुपये प्रति ट्रक कलेक्शन आसाम सरकार कर रहा है हर चीज़ के ऊपर। वहाँ चाहे एक पेन भी आसाम के अंदर जाता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी के साथ साथ मुख्यमंत्री टैक्स और लगा दिया जाता है। इस तरह का एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है आसाम। यही कहते हुए मैं हमारे आदरणीय साथी जो पधारे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस पूरा जो एक स्कैम, लैंड स्कैम जो सामने आया है उसका खुलासा करें। आदरणीय साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। जैसा कि माननीय जितेंद्र सिंह जी ने बताया, ये जय शाह पार्ट 2 है। ये एक नया मॉडल है। इसके तहत साथ सबका मिलता है पर विकास सिर्फ पुत्रों का होता है। और किस तरह पुत्रों का विकास असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसको लेकर हम आज प्रेस वार्ता करने आए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिखाएंगे। एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कागज हम आपको नहीं देंगे। स्टोरी कहाँ से चालू होती है कि सीलिंग सरप्लस लैंड, जो लैंडलेस लोग हैं उनको सरकार देती है एक योजना के तहत। एक लैंडलेस इंस्टीट्यूशंस है उनको सरकार देती है एक योजना के तहत। और उस योजना में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वह लैंड जिसको हस्तांतरित की जा रही है वो 10 साल तक इस लैंड को आगे वापस ट्रांसफर नहीं कर सकता। शुरुआत होती है 2008-9-10 में ये सारी कार्रवाई होती है। जो सीलिंग सरप्लस लैंडलेस लोगों को दे दी जाती है वो 2 दिन के अंदर, 10 साल की मियाद है, 4 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर किसको ट्रांसफर कर देते हैं? एक कंपनी है, उसका नाम है RBS रियल्टर्स। पता नहीं उसका फुल फॉर्म क्या है, पर असम के लोगों का कहना है कि RBS का फुल फॉर्म
हेमंत बिश्व शर्मा जी की जो पत्नी है उनके नाम से मिलता जुलता है, क्योंकि उनका नाम भी रिंकी भूया शर्मा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि RBS रियल्टर्स है, वो 2009 में उस कंपनी के जो प्रमोटर थे, ये मैं कागज आपके सामने आपको दूंगा भी, ये कागज ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कागज है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि RBS रियल्टर्स के जो फाउंडर है वो रिंकी भूया शर्मा है, जो हेमंत बिश्व शर्मा साहब जो आसाम के मुख्यमंत्री है उनकी पत्नी है। दूसरे कौन है को फाउंडर उसके, वो है रंजीत भट्टाचार्य जी। ये रंजीत भट्टाचार्य जी कौन है? ये रंजीत भट्टाचार्य जी वो व्यक्ति है जो हेमंत बिश्व शर्मा के माता पिता के साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चला रहे हैं। ये वह व्यक्ति हैं जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हेमंत बिश्व शर्मा के साथ डायरेक्टली मीडिया कंपनी में इन्वॉल्व है। ये वह व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी है आसाम के। ये दोनों ने को फाउंडेड की एक कंपनी RBS रियल्टर्स। उस कंपनी ने क्या किया साथियों? उस कंपनी ने जमीनें नहीं खरीदी, उस कंपनी ने जो सीलिंग सरप्लस लैंड, जो लैंडलेस लोगों को सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें 10 साल का लॉक इन पीरियड होता है, वो 4-4 दिन में वो लैंड उस कंपनी ने ले ली। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी तो चालू हुई है। उसके बाद क्या होता है, क्रोनोलॉजी समझिए। उसके बाद 18 एकड़ लैंड इस कंपनी को लैंडलेस जो इंडिविजुअल्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो हस्तांतरित कर देती है। फिर जो ही हस्तांतरित हो जाती है, हेमंत बिश्व शर्मा जी की पत्नी उस कंपनी से इस्तीफा दे देती है। हस्तांतरण के बाद 2009 में उस कंपनी से वो बाहर हो जाती है। 2017 में उस कंपनी का नाम चेंज हो जाता है, जिसका रख दिया जाता है वशिष्ठ रियल्टर्स। अभी देखना आप आगे, अभी जो किस तरह स्कैम किया गया वो समझिए। उसके बाद 2017 में वशिष्ठ रियल्टर्स के 23.6% इक्विटी, 23.61% इक्विटी ट्रांसफर कर दी जाती है मीना भूया को, जो हेमंत बिश्व शर्मा जी की सासू जी है। देखिए, पहले पत्नी आती है, लैंड चली जाती है, पत्नी बाहर आ जाती है, फिर बाहर आके कंपनी का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि लोगों को कुछ पता ना चले। फिर नाम परिवर्तित करके उस जो वशिष्ठ रियल्टर्स है उसकी 23.61% जो इक्विटी है वो सासू मां को दे दी जाती है। अभी भी सासू मां के पास ही है। सासू मां क्या करती है कि जो ही हेमंत बिश्व शर्मा के सुपुत्र, जिनका नाम है नंदिल बिश्व शर्मा, 18 वर्ष के होते हैं, सासू मां वो इक्विटी अपने दोहते को दे देती है। तो मिला किसको? घूम फिर के आया किसके पास? पुत्र के पास। जो हेमंत बिश्व शर्मा के पुत्र हैं, उनके पास 18 एकड़ लैंड का जो कंपनी जिसको हस्तांतरित हुई, जो 100 करोड़ रुपए की लैंड है, वो मिल जाती है मुख्यमंत्री के पुत्र को। इसलिए असम के हमारे सीनियर लोग आपसे अपनी बात रखेंगे, पर हम 4 बातें इसमें आपको, 4 मांगे हम दोहराना चाहते हैं। पहली, इमीडिएटली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, ताकि ये पता चले 18 एकड़ तो अभी सामने आई है, हो सकता है ये 1000 एकड़ हो, 200 एकड़ हो, 2000 एकड़ हो, कौन कौन से बीजेपी के लोग शामिल हो, इसकी जांच टाइम बाउंड बैनर में पूरी की जाए। नंबर 2, ED, CBI, इनकम टैक्स, SFIO, ये क्या सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के लिए ही प्रयोग में लाई जाएगी? ये क्या उन लोगों के खिलाफ प्रयोग में नहीं ली जाएगी जो नाम बदल बदल के, कंपनियां बदल बदल के अपने पुत्रों को 23% इक्विटी ट्रांसफर कर रहे हैं? ये क्या सिर्फ मुखदर्शक बन के बैठी रहेंगी ये एजेंसीज? तो हमारी मांग है कि ये सारी एजेंसीज कंप्लेन फाइल करें और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करें, और आसाम में ऐसे कितने लैंड स्कैंडल हुए सबकी जांच एक टाइम बाउंड तरीके से रखी जाए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसा आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने बताया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले साहब, आपकी नाक के नीचे एक मुख्यमंत्री अपने परिवार में अपने पुत्र को
जो लैंडलेस लोगों की जमीन है वो हस्तांतरित कर रहा है और आप मुख्य दर्शक बने हुए हो, इसका मतलब आपका क्या इस डीलिंग में, आपका क्या सहयोग है, आपका क्या मुख्य दर्शक क्यों बने हुए हो। इसलिए हम मांग करते हैं कि इमीडिएटली जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाए, हेमंत बिश्व शर्मा को 1 मिनट भी अपने पद पे रहने का अनुमति नहीं दी जाए। इमीडिएटली उनको अपने पद से बर्खास्त किया जाए। सो वी डिमांड दैट Chief Minister of Assam, who is involved hand in gloves, his family is involved in taking the land of landless people and the landless institution, he should be immediately sacked from his position. Last, 4th point, that immediately provision should be made कि जो भी इस तरह के 10 साल से पहले जो लैंडलेस लोगों की जमीन इस तरह के रियल एस्टेट वालों को हस्तांतरित की हो, सारी के सारी जमीनें निरस्त हो और जिन लोगों की जमीन आपने ली है, जिन रियलिटी कंपनीज ने ली है, उन लोगों को पुनः दूसरी जमीन दी जाए जब तक कि इस फैसले का निर्णय नहीं हो जाता। सुन लिया आपने, प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने 4 सवाल उठाए हैं। क्या इस खबर को आपने कहीं मीडिया में देखा है? हो सकता है पार्लियामेंट सजे और पार्लियामेंट में ये मुद्दा बन जाए, लेकिन क्या मुद्दा बनने के बाद भी सरकार अभी तक टेनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? लखीमपुर खीरी पे अपने स्तर से कोई जांच नहीं करा रही है, पेगासस पे कोई जांच नहीं करा रही है, राफेल पे कभी कोई जांच नहीं कराई, जज लोया पे कभी कोई जांच नहीं कराई, तो इस मामले पे भी क्या कोई जांच कराएगी? इससे पहले किरण रिजिजू जो वर्तमान समय में कानून मंत्री बने, उन पर भी 400 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने का आरोप लगा था। उस मामले में भी आज तक कोई जांच नहीं कराई गई है। इसी तरीके से नोटबंदी की आड़ में भी बड़े घोटाले की बात कही जाती है, जीएसटी की आड़ में भी बड़े घोटाले की बात कही जाती है, लेकिन कभी किसी चीज की कोई जांच नहीं कराई जाती है। हमारा काम है आप तक सूचनाएं पहुंचाना, वो पहुंचा दी। जो भी अच्छी बुरी आपकी राय है वो जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।